जियोपॉलिटिक्स बड़ी शानदार हो चली है, जहां हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने नेगोशिएटर्स को रूस का सामना करने भेजा था, लेकिन सर्गेई लावरोव के सामने वो खड़े भी नहीं हो सके। जैसा कि हमने कहा, जियोपॉलिटिक्स अपना पैटर्न बदल रही है, जिसमें अब उन लीडर्स को चुनना लोग पसंद कर रहे हैं जो अपनी बात अलग ढंग से सामने रखते हैं। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का ये हालिया भाषण इन दिनों खूब सुर्खी बटोर रहा है। उन्होंने सीधे सीधे वामपंथी यानी कि लेफ्ट विचारधारा पर निशाना साधते हुए एक सवाल उठा दिया है, क्योंकि जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क बनाया था तो उन्हें स्टेटमेंट कहा गया था, और अब जब ट्रंप मेलोनी मिले या मोदी बात करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। ये उनका डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें अब इसकी आदत हो गई है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अब लोग उनके झूठ पर भरोसा नहीं करते हैं। मेलोनी का मानना है कि लेफ्टिस्ट फोर्स इस बदलाव से घबरा चुकी है। पहले उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो अब कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जनता को रियल इश्यूज समझ आने लगे हैं। इसलिए लेफ्टिस्ट मीडिया और उनके समर्थक हमारे खिलाफ झूठ फैलाने और कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वहीं आप रूस और चाइना को ही देख लें, यहाँ एक अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। जहाँ चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ पूरा सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में ही रहता है। वहीं रशिया में तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, और वो भी पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। यानी वहाँ पब्लिक चॉइस से ज़्यादा पावर कंट्रोल मायने रखता है। वहीं राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में मुख्य अंतर देखा जाए तो राइट विंग हमेशा करंट स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, इसलिए उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है। मतलब जो भी देश की मौजूदा स्थिति है, चाहे वो रिलीजन, कल्चरल या सोशल स्ट्रक्चर हो, उसे ज़्यादा बदला ना जाए। हालांकि मेलोनी के इस बयान पर इटली में उनकी राजनीतिक विरोधियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ आपको क्या लगता है, जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान से क्या दुनिया में राइट विंग्स के प्लेयर को मजबूती मिलेगी? उनमें एक यूनिटी देखने को मिलेगी जैसे लेफ्ट विंग में हरदम देखने को मिलती है? वहीं नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से ही जुड़ी है, जहां अमेरिका की नेगोशिएशन पावर पर थोड़े सवाल जरूर उठने लगे हैं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा, सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच में एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई, जिसने पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ही हिलाकर रख दिया है। अब इस पूरी मीटिंग में रूस की ओर से सर्गेई लावरोव और यूरी उशाकोव शामिल हुए, जिनके पास 34 सालों से भी ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने मार्को रूबियो, माइक वॉल्ट्ज और स्टीव विटकॉफ को भेजा। देखा जाए तो इन तीनों में ही सिर्फ माइक वॉल्ट्ज का बैकग्राउंड ही स्ट्रांग था, क्योंकि उनका जुड़ाव मिलिट्री से था। साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी उनका काम करना एक स्ट्रांग मैसेज सामने जरूर रख रहा है। इस पूरी मीटिंग में रूस ने अमेरिका को कोई भी सहूलियत देने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने साफ कहा है कि अगर नाटो बल यूक्रेन में शांति स्थापना के नाम पर घुसे तो इसे रूस युद्ध की घोषणा ही मानेगा। मतलब यहाँ पर ट्रंप का सिर्फ चुनकर ही आना इस युद्ध को समाप्त नहीं करेगा। असल में यहाँ पर एक मजबूत नेगोशिएटर्स की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे यूक्रेन का इस संघर्ष में मोहरा बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को अंदाजा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप को ही रूस के साथ सीधी टक्कर में डाल देंगे। अब इस पूरी मीटिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और अमेरिकी विपक्ष ट्रंप की टीम पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका इस वार्ता में पहला दौर हार चुका है। हालांकि कुछ विश्लेषक इसे जल्दबाजी मानते हैं और कहते हैं कि असली परिणाम आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखा जाए तो दुनिया ये सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान यूरोप और यूक्रेन पर ही है, लेकिन असल में उनका ध्यान इजराइल और ईरान पर भी है। यही वजह है कि उन्होंने इस मीटिंग पॉइंट के लिए सऊदी अरेबिया को चुना है। अब देखना यह है कि अगली मीटिंग में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, या उसमें भी अमेरिका बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, इस पूरी मीटिंग में रूस ने दबदबा बनाया हुआ है